हूँ मुरधर रो एक मानसियो नित रेत में हाण करूँ। इन माटी रो एक ढगल हूँ के बात रो गुमान करूँ। हूँ सीखियो हूँ बडेरा सू मिनख बनो और अपनायत। जेठ मुल्क तो मिले मिनख उनसू हेत मिलान करूँ। भाई यार बोर हो रहा हूँ यार। तेरे को नहीं लग रही है बोरियत? कुछ मजेदार सुना ना जिसको सुन के मजा आ जाए। कुछ तेरे पास कुछ है क्या हिस्ट्री का, इतिहास का? इतना इतना कुछ बोलता रहता है इतिहास के बारे में, कुछ अब आज कुछ नया सुना दे। बागे बिना कोटड़ो लागे यो हेड़ो। जानी घरे सिधावया ज्यों है मेड़ो। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि बाग जी के बिना कोटड़ा ऐसा लगता है जैसे बारातियों के जाने के बाद घर एकदम सूना सूना। तो ये किस बारे में? ये है हमारे इस वीडियो का टॉपिक, जो कि आगे वीडियो में देखते हैं किस बारे में। फॉरगॉटन ब्यूटी। तो आपका स्वागत है फॉरगॉटन ब्यूटीज ऑफ राजस्थान के एपिसोड नंबर 3 में। तो आज हम बात करने वाले हैं कोटड़ा दुर्ग के बारे में। कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, पर कोटड़ा का किला परमारों ने 8वीं या 9वीं सदी में बनाया था और ये परमारों के 9 कोटि मारवाड़ का हिस्सा था। ये वीडियो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। करीब इसलिए क्योंकि जिस जगह पर आज मैं हूँ ये मेरे जन्मस्थल पर मौजूद है, हमारा कोटड़ा का किला, जो कि जिसकी हिस्ट्री काफ़ी ही रिच है। इसने अपने समय में काफ़ी आक्रमणकारियों के आक्रमण सहे, युद्ध सहे। इन्होंने इसको तोड़ने का प्रयास किया, इसको ख़त्म करने का प्रयास किया, पर ये खड़ा रहा, अपनी जगह पर खड़ा रहा। पर अब समय के चलते, लापरवाही के चलते, यहाँ लोकल्स की गलती के कारण अब ये किला ध्वस्त हो चुका है। बस ख़त्म है सब, इसमें थोड़ा बहुत कुछ बचा है। मैं कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की भी गलती है, उनकी ना देखने की वजह से और ये इनके इग्नोरेंस की वजह चलते हुए ये किला अब मिट्टी में मिल चुका है, ध्वस्त हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जैसे ही हम कोटड़ा गांव में एंटर करते हैं, अंदर कोटड़ा गांव में आते हैं, तो हमें कोटड़ा गांव के अंदर आते आते हमें एक पहाड़ी पर कोटड़े का किला देखने को मिलता है, जो कि पहाड़ी पर स्थित है। कोटड़ा के किले के जैसे ही हम पास में नज़दीक आएँ, उसके बाद जैसे ही हम अगर कोटड़े के किले के अगर उसके आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, उसके जो कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो कोटड़ा के किले के अगर हम सीढ़ियों में चढ़ते जाएं तो राइट साइड में सबसे पहले आता है वैष्णव मंदिर। वैष्णव मंदिर परमारों ने अपने शासनकाल में बनवाया था। वो वैष्णव मंदिर पूजा क्रिया के लिए किले के सबसे पहले प्रथम वैष्णव मंदिर स्थित है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो लेफ्ट की तरफ में है पाबूजी राठौड़ का मंदिर, जो कि धांधल राठौड़ों ने बनाया हुआ, क्योंकि धांधल राठौड़ बहुत मानते थे पाबूजी राठौड़ को। तो माना जाता है कि पाबूजी राठौड़ का मंदिर धांधल राठौड़ों ने बनाया था। पाबूजी के मंदिर से आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर दीवार पर काफ़ी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। एक शिलालेख भी है। शिलालेख पर हमें 1612 ईस्वी का वर्णन भी मिलता है और काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ भी है वहाँ पर। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, किले के ऊपर बढ़ने लगते हैं, किले की तरफ चढ़ने लगते हैं, तो आगे आती है एक प्रोड़, जो कि एंट्रेंस है वहाँ की। जो कि अगर हम एंट्रेंस की लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया दिखता है, अपने को देखने को मिलता है रेजिडेंशियल एरिया, जो कि लेफ्ट साइड की तरफ में है। और जैसे ही हम प्रोड़ के अंदर एंटर करते हैं, प्रोड़ के अंदर एंटर किए तो हमें प्रोड़ में देखने को मिलता है कि काफ़ी पत्थर, जो कि होने तो ऊपर चाहिए पर वो हमें नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, क्योंकि कोटड़े के किले का निर्माण काफ़ी बार रेनोवेशन टाइप हुआ है कि जितने भी उसके बाद जितने भी लोगों का शासनकाल वहाँ पर रहा है,
उन्होंने आकर उसको वापस उसका रेनोवेट करवाया गया है। तो इसीलिए हमें देखने को मिलता है कि जो ऊपर के पत्थर है वो नीचे भी स्थित है। रोड में आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में है हिंगिया कुआं। इसे हिंगिया कुआं इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यहाँ पर आक्रमण हुआ था, आक्रमणकारियों ने यहाँ पर कि जो यहाँ पर किले में रहने वाले निवासी है जिनका वहाँ पर शासनकाल है, वो और जो वहाँ के लोग हैं वो पानी ना पी पाए, उनको पानी प्राप्त ना, उनको पानी ना मिल सके, इसलिए उन्होंने उस कुएं के अंदर हींग डाल दी थी ताकि पानी पीने लायक ना रहे, इसलिए उसे हिंगिया कुआं कहा जाता है। उसके बाद आने के बाद हमें किले के और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कई टूटे हुए अंश मिलते हैं जो कि किले के अंदर, जो कि किले के पहले के समय में यहाँ पर किला दुर्ग हुआ करता था, पूरा एकदम अच्छे से बना हुआ। काफ़ी अंश हमें बताते हैं, इसका आर्किटेक्चर हमें बताता है, इसकी कार्विंग्स हमें बताती है कि किला अपने समय पर बहुत ही सुंदर रह चुका है, लेकिन अब ध्वस्त हो चुका है समय की वजह से, क्योंकि किला बहुत पुराना है। 8वीं या 9वीं शताब्दी में परमारों द्वारा बनाया गया है। उसके बाद इसके ऊपर कई शासनकाल, कई आक्रमणकारियों ने भी इसमें हमला किया है। 1026 में ईस्वी में यहाँ पर महमूद गजनी ने भी हमला किया। 1278 में ईस्वी में इस पर गौरी ने भी हमला किया। किले में हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कई चीज़ों के अंश दिखाई देते हैं, मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर कई मंडप हुआ करते थे, कई कक्ष हुआ करते थे। यहाँ पर बीच में एक बावड़ी भी हुआ करती थी, बावड़ी जल के लिए। एक बाहर कुआं, मेन वाटर सोर्स, एंड अंदर एक और मिनी वाटर सोर्स, जिससे कि इजीली पानी पहुँच पाए अंदर, हर एक मिल पाए पानी यहाँ पर पीने के लिए। तो ये जल का एक सोर्स हुआ करता था। यहाँ पर अंदर एक बावड़ी और बहुत से कक्ष हुआ करते थे बैठने के लिए, बैठकों के लिए कक्ष हुआ करते थे। और किले में 8 दुर्ग हुआ करते थे, कुल मिला के 8, जो कि अब ध्वस्त हो चुके हैं। किले के चारों ओर उसकी गार्डिंग के लिए, उसके पहरे के लिए, उसका स्ट्रक्चर के लिए, उसकी मजबूती के लिए किले में 8 दुर्ग हुआ करते थे। और जैसे ही हम इधर उधर देखें तो बहुत से हमें रिमेन्स मिलते हैं कि यहाँ कक्ष हुआ करते थे। अब एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पर किले में अब रहवास नहीं है, अब यहाँ पे ये रेजिडेंशियल नहीं रह चुका है, तो फिर हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है। लेकिन अंश जो हमें मिलते हैं, जो देखने को मिलते हैं, वो हमें यही सब बताता है कि इसके अंदर बहुत चीज़ें हुआ करती, कक्ष, और ये किला काफ़ी यूज हुआ करता था। मेन किला यहाँ पहाड़ी पर, साइड में एक रेजिडेंशियल एरिया और है, जो कि किले में जो रह रहे शासक, उनके भाई, उनका जो भी परिवार, उनके जो भाई और परिवार है, उनके रहने के लिए भी रेजिडेंशियल एरिया है। हम अंदर जाके देखें तो हमें कई कक्ष और ये सब मिलते हैं देखने को, और ये काफ़ी सुंदर तरीके से बना हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ है कि ताकि यहाँ पर लोग रह सकें। और तो जैसे ही हम कॉरिडोर के थ्रू आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ते देखते हुए कि ये यहाँ पर बहुत ही लंबा कॉरिडोर है, इसमें हमें कक्ष के लिए जाने के लिए अलग अलग द्वार हैं। यहाँ पर अब बहुत से ये बबूल के पेड़ उग गए हैं, इनकी वजह से हम ज़्यादातर जो भी कक्ष हैं उनमें एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, उनमें आगे देख नहीं पा रहे बबूल की वजह से, वरना हम और आगे देखते और क्या क्या है। हाँ, जैसे कि मैं कह रहा था कि हम अगर कॉरिडोर में आगे बढ़े तो हमें दिखाई देता है आगे एक मंदिर की, मतलब किले की चोटी पर एक मंदिर स्थित है, जो कि हनुमान जी को भी पूजा जाता है इसमें, और शिव जी को पूजा जाता है। शिव जी की काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ इसमें स्थित है, क्योंकि परमार के शिव जी परमारों के इष्ट देव माने जाते थे, वो बहुत मानते थे शिव जी को, इसलिए यहाँ पर एक शिव जी की बहुत पुरानी मूर्ति भी स्थित है। और जैसे ही मंदिर के ऊपर चढ़ के देखें तो बहुत दूर दूर तक खाली ज़मीनें, लेकिन आप अगर सुंदरता देखें ना यहाँ की, कि कितना दूर तक आप देख सकते हैं, जितना आपकी नज़र जाएगी वहाँ दूर तक आपको दिखाई देगा, एकदम क्लियर विज़न। कोई ऐसे बीच में कुछ नहीं है कि आपको बीच में आपके विज़न में अड़ंगा दे। यहाँ से हमें मुंगेरिया, जालीला, यहाँ के बहुत अलग अलग दूर दूर भी गांव हमें दिखाई जाते हैं ऊपर की चोटी से। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर आके अगर सनसेट में देखा जाए तो सनसेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही सुंदर। देखा जाए तो किले का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जो किले का अब मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, मेरी आंखों से आपको जो दिखा रहा हूँ, आप अपनी आंखों से ज़रूर देखिए एक बार आके। किला बहुत ही सुंदर जगह पर स्थित है, किला गांव के अंदर स्थित है। आप भारत से जुड़ना चाहते हैं,
आप राजस्थान से जुड़ना चाहते हैं, आप गांव से आप देखना चाहेंगे कि क्या है गांव की लाइफ, क्या है गांव की ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी, एक सरल ज़िंदगी। सरल ज़िंदगी कैसी होती है, एक आदमी को पीसफुल माइंड के लिए क्या चाहिए, एक साउंड माइंड के लिए क्या चाहिए, एक सरल लाइफ, सिंपल लाइफ, और कुछ नहीं। गांव की लाइफ बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, वो यहाँ आके दिखता है, यहाँ आके मिलता है। अगर आगे मैं किले के इतिहास के बारे में बात करूं, किले का इतिहास, कोटड़ा दुर्ग का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। हम शुरू से शुरुआत करें तो परमारों ने इस किले का निर्माण किया। परमारों के शासनकाल के बाद यहाँ पर सिद्ध देवराज भाटी ने हमला करके यहाँ पर इस पे कब्जा किया। इस पे उनका शासनकाल चला। उसके बाद धांधल राठौड़ों का भी शासनकाल आया। उसके बाद मलिनाथ के पोते जगमाल जी के बेटे खेत सिंह ने यहाँ पर अपना शासनकाल शुरू किया। सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल यहाँ पर मलिनाथ जी के वंशज खेत सिंह के वंशज और उनके वंशजों का सबसे ज़्यादा लंबा रहा है और आखिर तक उनका ही चलता आया है। और उनमें आगे जाके हुए बहुत ही प्रसिद्ध राजा महादातार बाघ सिंह जी राठौड़ का राज आया, शासनकाल आया उनका, जिनका नाम लेने पर ही एक अंदर से गौरव की फीलिंग आती है। जैसे गौरव का, जैसे स्वाभिमान की अंदर से एक जो फीलिंग आती है वो उनके सिर्फ नाम मात्र से आ जाती है। उनके बहुत से किस्से हैं, उनकी बहुत सी दंत कथाएं हैं, उनकी बहुत सी कहानियां हैं जो आपको प्रेरित करेंगी, जिसके ऊपर अगर आप चाहें तो महादातार बाघ सिंह जी राठौड़ के ऊपर मैं एक वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगा, उनकी हिस्ट्री के ऊपर, उनकी कहानियों के ऊपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। तो इसी बीच में, इसी शासनकाल में, जो कि कोटड़ा दुर्ग पर बहुत ही अलग अलग राजाओं का शासनकाल रहा, अधिकार रहा। इसी बीच में चौहानों का भी रहा, चालुक्यास का भी थोड़े समय के लिए रहा, सोढ़ाओं का भी रहा, भाटियों का भी रहा। बहुत ही लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इसके ऊपर। कोटड़ा का इतिहास है जो कि बहुत ही गहरा है, जो कि रूट्स की तरह बहुत अंदर तक जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो एक आप पेड़ मान लीजिए, एक पेड़ है, तो अगर पेड़ की जड़ें अगर स्ट्रांग होगी, अगर जड़ें मजबूत होगी, तो पेड़ के ऊपर के जो टहनियाँ हैं, जो कि उसका स्टेम है, जो कि उसके वो मजबूत रहेंगे। ऊपर का पेड़ मजबूत तभी रहेगा अगर उसकी जड़ें मजबूत हैं। तो आज की पीढ़ी को अगर इतिहास के बारे में पूछा जाए कि आपको किसी भी कहीं का भी इतिहास कितना पता है, तो इतना किसी को इतिहास के बारे में नहीं पड़ी है। क्योंकि आज की जनरेशन प्रेजेंट में जीती है, वर्तमान में जीती है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वही बात है ना कि पेड़ को मजबूत बनाने के लिए उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए, और वो जड़ें हमारा इतिहास है। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं प्रेम सिंह जी राठौड़ के पास, जिनको कोटड़ा के इतिहास के बारे में बहुत ही नॉलेज है, जिनको बहुत पता है कोटड़ा के दुर्ग के बारे में। जितना भी मुझे पता चला है वो अभी तक प्रेम सिंह जी राठौड़ के द्वारा बताए गए इतिहास के बारे में उनकी वजह से पता चला है। और बहुत ही फेमस इतिहासकार तने सिंह जी सोढ़ा की वजह से पता है। तो आगे हम सुनते हैं प्रेम सिंह जी राठौड़ से कोटड़ा दुर्ग के इतिहास के बारे में। मेरे साथ में है मेरे दादा श्री प्रेम सिंह जी राठौड़। मैं आया हूँ इनसे इतिहास पूछने कोटड़ा दुर्ग का। मुझे थोड़ा कम नॉलेज है, पर दादा को बहुत नॉलेज है कोटड़ा के बारे में, इनको बहुत कुछ पता है। तो शुरू करते हैं। ये बताइए कि किले का निर्माण कब हुआ था? कोटड़ा गांव रो इतिहास तो 6वीं शताब्दी रो बोले, पर किले रो निर्माण परमार शासकों द्वारा 11वीं सदी रो कोई कह पड़ा, कोई उगाम पेल रो भी कह पड़ा। पर एक बनाने वाला ये किले ना परमार शासक था। परमार शासकों ये निर्माण करियो तो परमार शासक कई साल ये माथे राज भी कियो। 12वीं सदी में आसल देव परमार रो मैं खुद एक शिलालेख खोजे लियो। वो एक शिवर आसपास है जो मारा गुड़े सुरक्षित है। वो 1200 कहीं ईस्वी 24 रो है, एड़ो है कहीं आसल देव परमार रो। वो कोई भूमिदान की ओड़ी है, गोचर की ओड़ी है, इधर को शिलालेख है।
चौपे जी रे जेतमाल जी हुआ, जेतमाल जी रे महादातार बागजी हुआ, बागजी घना दातार હતો વીરો યસ તો યુગો યુગો તક ગાઈ જઈ પડ્યા पे હુણાઈ जा बागजी महान हपूत हुआ, बागजी रे बाद में उगारो भाई बाखर जी राणो बण्या, बाखर जी रा जो हमें जो एक कोटड़िया है, कोटड़े में रिवाज करने वाला बाखर जी रा बेटा बता। और जिससे कि लोकल्स को, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये चीज़, जिससे कि लोकल्स को फ़ायदा हो, वहाँ के रहने वाले जो कि अपनी आमदनी के लिए, एक अपने व्यवसाय के लिए बहुत सी चीज़ें करते हैं। पर आप सोचिए एक गांव के अंदर जिसका इतिहास बहुत अच्छा रह चुका है, लेकिन अब जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर अगर टूरिज़्म प्रमोट होगा तो कितना अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँगा, अब सीधी 1 to 1 बात यही कि मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन बंद दरवाज़ों की जाके खड़काए, उन बंद कानों को जाके खड़काए जो कि बंद पड़े हैं, जो कि सुन नहीं रहे हैं, जो कि सुनने को तैयार नहीं है। ये आवाज़, हमारी आवाज़ की जो धरोहर, जो हमारे यहाँ पर मारवाड़ में, जो हमारे राजस्थान में जो धरोहरें ऐसे ही पड़ी है, सुनसान पड़ी है, जो कि एक समय में स्वर्णिम इतिहास को दर्शाती है हमारे, जो कि एक समय में बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, अब कुछ भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस वजह से, सबकी लापरवाही की वजह से, सबकी इग्नोरेंस की वजह से वो चीज़ें अब ख़त्म है, ध्वस्त है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप वीडियो एक तो शेयर करें, जिससे क्या होगा, पहला टूरिज़्म प्रमोट होगा। टूरिज़्म प्रमोट होगा तो यहाँ का डेवलपमेंट होगा। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो जो यहाँ पर लोकल्स है उनको फ़ायदा होगा, जो कि लोकल्स को एक तो यहाँ पर पर्यटक आएंगे, पर्यटक की वजह से यहाँ पर जितने भी लोकल्स बेरोज़गार हैं, रोज़गार मिलेगा उनको, रोज़गार बढ़ेगा और हमारा राजस्थान, इसमें टूरिज़्म बढ़ेगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी धरोहर है, ये आपकी धरोहर है, ये हमारे मारवाड़ की धरोहर है, ये हमारे राजस्थान की धरोहर है, ये हमारे भारत की धरोहर है। ये धरोहर के लिए कितने लड़ गए, कितने कट गए, कितने मर गए, पर धरोहर पर आँच नहीं आने दी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हम किसके लिए कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी हमें याद रखेगी, आने वाली पीढ़ी हमारे बलिदान को याद रखेगी। तो हमें इसे बचाने के लिए एक आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। वी कैन बी अ वॉइस, द वॉइस ऑफ राजस्थान, द वॉइस ऑफ इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद।